सभी विद्यार्थियों का ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो कक्षा 10 का अपना 4th चैप्टर था उसका अगला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रक्तदान। तो हम आज के इस वीडियो में रक्तदान के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि रक्तदान होता क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और सावधानियां न रखने पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। यदि आप सभी को कक्षा 10 के सभी जो पिछले चैप्टर है 4 चैप्टर उसके वीडियो देखने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप क्या करेंगे, ओके बायोलॉजी जो अपने चैनल का नाम है ओके बायोलॉजी बाय BSS, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ओके बायोलॉजी बाय BSS नाम पर आप क्लिक करते हैं, ऊपर की तरफ आपको कई तरह के आइकन मिलते हैं जैसे होम है, वीडियोज है और एक मिलता है आपको प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारे आपको हेडलाइन मिलेगी, बहुत सारे पाठों के नाम मिलेंगे, चैप्टर के नाम मिलेंगे। उसमें आप एक इसमें चैप्टर का नाम है कक्षा 10 विज्ञान साइंस RBSC। ये आपके उसी वीडियो के का हेडलाइन है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 के जो सभी वीडियो हैं वो पड़े हुए हैं, उसके अंदर डाले हुए हैं। तो आप चैप्टर नंबर 1 से अध्याय नंबर 1 से 4 तक के जो अभी तक हमने जो वीडियो भेजे हैं वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ओके बायोलॉजी बाय BSS पर क्लिक करना है। वहाँ पर फिर आपको ऊपर एक प्लेलिस्ट, होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट, इस तरह के कई आपको ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे तो वहाँ पर एक हेडलाइन है कक्षा 10 विज्ञान साइंस RBC। उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के अभी तक के जो जितने भी वीडियो हैं वो सारे एक जगह उसमें हैं। आप उनमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं, अपना याद कर सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट आज चलते हैं अपन जो अपना मुख्य टॉपिक है रक्तदान। और इसी के इस पार्ट में फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा तो उसके बाद में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर रक्तदान। तो रक्तदान आखिर होता क्या है, तो देखो रक्तदान का बहुत सिंपल एक सरल भाषा में अपन समझे तो होता है रक्त को छटाने की प्रक्रिया। एक व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है जब उसको जरूरत होती है, तो रक्त को छटाना ही क्या कहलाता है, रक्तदान या रक्त देना या रक्त उसको उसके शरीर में पहुंचाना, या उसको अपन साधारण भाषा में कहें तो रक्त को छटाना। तो क्या कह सकते हैं रक्तदान कि वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है, रक्तदान कहलाता है। तो मतलब रक्तदान होता है कि कोई भी जो रक्त है वो चाहे पहले से संग्रहित है या उसका दिया हुआ पहले से वहाँ पर मौजूद है, तो वो एक रक्त है वो दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसको अपन रक्तदान कहते हैं। मतलब एक सिंपल सी परिभाषा हो गई, जब एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है उसको रक्तदान कहते हैं। अब इसमें रक्त के साथ साथ जब अपन रक्त देते हैं तो देखो रक्त के अंदर RBC होती है, WBC होती है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है और बिंबाणु होते हैं। तो उस रक्त के साथ ये सभी जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उस रक्त के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर उसको RBC की आवश्यकता है या WBC की आवश्यकता है या प्लाज्मा की आवश्यकता है या बिंबाणु की आवश्यकता है या अन्य कोई एंटीबॉडी की आवश्यकता है तो उस सभी की पूर्ति के लिए उसको रक्त दिया जाता है। सर्वप्रथम सबसे पहले रक्तदान की जो ये प्रक्रिया ये किसने की, तो सबसे पहले देखो फ्रांस के एक डॉक्टर थे। 15 जून 1667 में 15 जून 1667 में को फ्रांस के एक चिकित्सक थे डॉक्टर, जिनका नाम है जीन बेप्टिस्ट डेनिस। डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस, या आपको इसको आप शॉर्ट में JB डेनिस भी बोल सकते हो, लिख सकते हो JB डेनिस। क्या लिख सकते हो आप, JB डेनिस। तो फ्रांस के डॉक्टर थे जीन बेप्टिस्ट डेनिस।
इन्होंने सबसे पहले रक्तदान किया था। 15 जून 1667 को फ्रांस के एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जीन बैप्टिस्ट डेनिस, उन्होंने सबसे पहले रक्तदान किया था। तो ये एक यहाँ पर प्रश्न बन गया। इन्होंने क्या किया था, एक 15 साल का एक बच्चा था, एक बालक था, उसमें भेड़ के रक्त का रक्तदान करवाया था। तो ये जो बालक था ये गंभीर रोग से ग्रसित था, तो उन्होंने जो भेड़ का सिप का जो रक्त होता है भेड़ का, वो रक्त उसमें डाल दिया और उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इनके 10 साल बाद में कई तरह की समस्याएं पैदा हुई, तो अब जानवरों का रक्त मानव में नहीं चढ़ाया जाता है, इसको बैन कर दिया गया है। तो अब मानव में केवल मानव का ही रक्त दिया जाता है, वो भी उसके रक्त समूह और RH को देखकर। तो उन्होंने क्या किया था, 15 वर्ष के एक बालक था, उसके में भेड़ के रक्त का रक्तदान करवाया था। तो यहाँ पर एक छोटे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले रक्तदान किसने किया, कब किया गया, 15 जून 1667 को किसने किया, फ्रांस के एक चिकित्सक थे, जॉन आपके डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, या इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो JB डेनिस भी लिख सकते हो। और उन्होंने कैसे किया, एक 15 साल के एक बच्चे में कौन से जानवर का रक्त पहुंचा दिया था, भेड़ का रक्त पहुंचा दिया था। अब बात ये आती है कि इस रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, इस रक्तदान की आवश्यकता क्यों है। तो रक्तदान की देखो कब आवश्यकता होती है, प्रश्न ये बन जाता है कि रक्तदान की आवश्यकता कब होती है या कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उसमें रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो देखो, पहले चोट लगने से, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है तो शरीर से रक्त बहने लगता है। अब रक्त अगर शरीर से ज़्यादा बह गया, जानते हैं 4 से 5 लीटर रक्त होता है, उसमें अगर ज़्यादातर रक्त बह गया तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को फिर रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो चोट लगने से, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्त की आवश्यकता होती है। शरीर में गंभीर रक्तहीनता, रक्तहीनता का मतलब है रक्त की कमी होने पर, उसको कोई रोग है जिससे रक्त का नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है और शरीर में रक्त की कमी हो गई, तब भी उसको रक्त की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन, जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें कई सारी नसें, हमारी धमनियाँ का कटती है, तो वहाँ पर रक्त का स्राव होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर उस समय, ऑपरेशन के समय रक्त की कमी नहीं हो तब भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन के समय भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। रक्त में बिंबाणु की संख्या कम होने पर, जब रक्त में बिंबाणु कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू वायरस होता है, तो डेंगू जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके शरीर के रक्त में बिंबाणु की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो उसको जान का खतरा हो जाता है, तब भी उसको रक्तदान की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया के रोग में होता है कि एक बार रक्त बहना चालू हो गया तो रुकता नहीं है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया के रोगियों में। तो अगर इनको चोट लग जाती है तो शरीर से रक्त बहता रहता है, रक्त की कमी हो जाती है, तब इनको रक्तदान की आवश्यकता होती है। और 6 नंबर देखो, दांत्र कोशिका अरक्तता के रोगियों में, ये एक ऐसा रोग है, अनुवांशिक रोग है, जिसमें जो RBC होती है वो अपने दांतली की तरह हो जाती है, इस तरह से मुड़कर। तो ऐसी RBC है वो फिर काम नहीं करती है, तो धीरे धीरे उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी रक्त की आवश्यकता होती है, दांत्र कोशिका अरक्तता के रोगियों को। तो ये 6 पॉइंट है कि किन किन स्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता होती है या रक्त देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन के आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें रक्तदान की प्रक्रिया आखिर संपन्न कैसे होती है, कैसे संपन्न करते हैं इसको। तो रक्तदान की प्रक्रिया देखो, रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त दिया जाता है। तो रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक का मतलब इसमें डॉक्टर इसमें मौजूद होते हैं, कई सारे ऐसे उपकरण मौजूद होते हैं, पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा ये संपन्न कराया जाता है, जिसमें निम्न प्रकार से इसको संपादित किया जाता है। तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें देखो, इसमें सबसे पहले होगा रक्त का संग्रहण, कि जो व्यक्ति रक्त देता है उसके रक्त का संग्रहण किया जाता है, फिर जो लेता है उसको रक्त दे दिया जाता है। तो रक्त को इकट्ठा करने से पहले देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो रक्त संग्रहण, संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना। रक्त संग्रहण से पहले रक्तदाता, जो व्यक्ति रक्त दे रहा है, उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। स्वास्थ्य की जांच की, वो खुद जो रक्त देने वाला है उसमें कहीं वो बीमार तो नहीं है,
या उसमें कोई रोग तो नहीं है, तो उसके पूरे स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जब ये व्यक्ति स्वस्थ पाया जाता है, यानी अब डॉक्टर को ये लगता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, रक्त को दे सकता है, तब क्या होता है, स्वास्थ्य की जांच के बाद रक्तदाता के शरीर से प्रवेशनी, जिसको कैनुला कहते हैं, प्रवेशनी आपने देखा होगा जब अपन को ड्रिप चढ़ाते हैं या ग्लूकोज का पानी चढ़ाते हैं, तो यहाँ जो अपनी नस होती है, इस नस के अंदर एक सुई, एक बहुत बारीकी सुई वो डालते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, इस तरह की उस जगह पर इस तरह की एक सुई होती है, और फिर वहाँ पर जो पट्टी लगाकर उसको फिक्स कर दिया जाता है और उसमें रक्त को चढ़ा दिया जाता है या निकाला जाता है। तो वो होता है कैनुला या प्रवेशनी, उसमें एक बारीक सुई होती है, उसके द्वारा हमारी ये जो शिरा होती है, शिरा के अंदर उस सुई को अंदर पहुंचा दिया जाता है, तो वो होता है कैनुला। तो शरीर से प्रवेशनी के माध्यम से रक्त निकालकर उसे निर्जर्मीकृत, निर्जर्मीकृत का मतलब होता है रोगाणु रहित, उसमें कोई भी रोगाणु नहीं होना चाहिए, कोई भी जीवाणु वायरस नहीं होना चाहिए, थक्कारोधी थैलियों में एकत्रित किया जाता है। तो क्या होता है, इस तरह से थैलियाँ होती है, बहुत ही स्पेशल प्रकार की थैलियाँ होती है रक्त को इकट्ठा करने के लिए। इन थैलियों में एक तो थक्कारोधी पदार्थ रहता है, इसमें किसी तरह का कोई जीवाणु नहीं रहता है, तो उस रक्तदाता के शरीर से रक्त को निकालकर इन थैलियों के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये थैलियाँ रोगाणु रहित होती है और थक्कारोधी होती है, इसमें रक्त जमता नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने जैसे रक्त को निकाल कर इस थैली में भर लिया, अब आगे इसको क्या करेंगे, अब जो ये संग्रहित रक्त है, इस संग्रहित रक्त का प्रस्थित भंडारण किया जाता है। प्रस्थित भंडारण का मतलब है कम तापक्रम पर, बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, स्पेशल फ्रिज होते हैं, तो उस संग्रहित रक्त की जो थैली भर ली हमने, उस थैली को हमें कम तापक्रम पर उन फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है, ताकि रक्त में जीवाणु वृद्धि नहीं हो और रक्त की कोशिकाएं भी सुरक्षित रहे। तो कुछ समय के लिए उसको हम कम तापक्रम पर रख देते हैं, ताकि हमारा जो रक्त है वो बिल्कुल सही बना रहे, उसमें किसी तरह का कोई जीवाणु पैदा नहीं हो। अभी ये जो संग्रहित रक्त है, उस संग्रहित रक्त की अनेक जांचें की जाती है। अब जो रक्त दिया जाता है उसकी पहले जांचें की जाएगी, जैसे उसका रक्त समूह के कौन सा है, रक्त समूह की जांच की जाएगी, RH कारक कौन सा उसमें वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये यकृत की बीमारियां होती है तो उसकी भी जांच की जाती है। HIV जो एड्स का वायरस है उसकी भी जांच की जाती है, और इस सारी जांचों को फिर इस थैली के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे मान लो वो बी है तो बी लिख दिया, पॉजिटिव है तो प्लस लगा दिया, और फिर लिखेंगे हेपेटाइटिस बी नेगेटिव, हेपेटाइटिस सी नेगेटिव, HIV नेगेटिव। तो ये सारी जांचें करके इस थैली के ऊपर उसको लिखा जाता है, फिर इसको स्टोर वापस इसको स्टोर कर लिया गया है। तो ये सारी जांचें उस ब्लड की करेंगे और ये निश्चित हो जाते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई बीमारी या रोगाणु नहीं है। अब क्या करेंगे, रक्तदाता को, जब जो रक्त दे रहा है उस रक्तदाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। हो सकता है कि उसने रक्त दिया हो तो उसके शरीर में उसको चक्कर भी आ सकते हैं, उसको सिर दर्द भी हो सकता है, उसको मिचली भी हो सकती है, उसको कमजोरी का एहसास भी हो सकता है। तो जो रक्त देने वाला है उसको कुछ समय के लिए डॉक्टर अपनी निगरानी में रखता है, ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। अगर वो कमज़ोरी महसूस करता है तो उसको जूस वगैरह है या अच्छा खाना खिलाया जाता है, उसको आराम करने के लिए कहा जाता है, या उसको कुछ दवाएं भी दी जा सकती है अगर किसी तरह की उसको रक्त देने से कोई प्रतिक्रिया संभव होती है। हालांकि कुछ ही दिनों पश्चात ये धीरे धीरे ये जो कोशिकाएं उन्होंने रक्त दिया है, ये रक्त की शरीर में पूर्ति हो जाती है। जब नई रक्त कोशिकाएं बन जाती है शरीर में, तो कुछ ही दिनों में ये पूरा काम पहले के जैसा हो जाता है। तो ये तो था रक्त का संग्रहण। अब हमने संग्रहण करने के पश्चात रक्त का करेंगे आदान। आदान का मतलब है रक्त को मरीज को देंगे। तो आदान का मतलब है रक्त छड़ाना या उसको रक्त मरीज को देने की प्रक्रिया करेंगे अपन। तो आदान से पहले क्या करेंगे, मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। तो तभी देंगे हम कि जब मरीज का रक्त और दाता का रक्त मैच हो रहा है या मिलान खा रहा है। जैसे मान लीजिए दाता का A पॉजिटिव है तो हम मरीज का रक्त भी देखेंगे, अगर उसका A पॉजिटिव है तभी ही हम उसका आदान करेंगे। मान लो एक दाता का A पॉजिटिव है और उसका B पॉजिटिव है तो हम ये आदान नहीं करेंगे, उसको रक्त नहीं दे सकते। तो रक्त समूह का और RH कारक का मिलान करेंगे।
तो आदान से पहले मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। जैसे रक्त समूह का मिलान करेंगे, RH कारक का मिलान करेंगे, रक्त समूह में मिलान करेंगे, वो A, B, O या किस रक्त समूह का है और मरीज भी किस रक्त समूह का, दोनों जब समान होते हैं तभी रक्तदान किया जाएगा। RH का भी मिलान करेंगे। मरीज को रक्त देने यानी आदान, मरीज को जब रक्त दे रहे हैं उसको आदान कह रहे हैं, की प्रक्रिया शुरू करने से केवल आधे घंटे पूर्व ही भंडारण कक्ष से रक्त की थैली बाहर निकाली जाती है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत पहले रक्त की थैली बाहर निकाल ली। जब पूरी तैयारियां हो जाती है कि अब मरीज को रक्त देना है, तो केवल आधे घंटे यानी 30 मिनट पूर्व ही जहाँ पर हमने रक्त की थैली को रखा है फ्रिज में, वहाँ से उस भंडारण कक्ष से रक्त की थैली को निकाल कर ले लिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, वही उस मरीज के सिरा के अंदर कैनुला लगाएंगे, प्रवेशन लगाएंगे और उस थैली का संबंध उसके सिरा से कर देंगे। धीरे धीरे वो रक्त है वो उसके शरीर में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि मरीज के शरीर में वही हमने उसके कैनुला लगा दिया। जैसे मरीज का ये हाथ है तो उसके हाथ में यहाँ पर हम वो सुई लगा प्रवेशनी कैनुला लगाकर उसका संबंध है हम उस थैली से कर देंगे। ये धीरे धीरे ये रक्त है वो उसके मरीज के शरीर में पहुंचता रहेगा। तो मरीज के ये जो उसके हाथ में हमने लगाई है, ये जिसमें एक बारीक सुई होती है और इसको हम यहाँ से इसके शरीर पर पट्टी से फिक्स कर देते हैं। तो मरीज के शरीर में जो प्रवेशनी कैनुला लगाया हमने उसके माध्यम से उसकी सिरा का मतलब होती है ये जो आपको नसें दिख रही है, ये सिराएँ हैं। तो यहाँ पर उस सुई को सिरा में पहुँचा दिया जाता है और धीरे धीरे लगभग 4 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती है। रक्तदान की प्रक्रिया धीमी गति से चलती है और बहुत धीरे धीरे लगभग एक थैली चढ़ाने में 4 घंटे का समय लग जाता है। तो प्रवेशनीय माध्यम से उसकी सिरा में रक्त चढ़ाया जाता है और ये प्रक्रिया कितने घंटे तक चलती है, ये 4 घंटे तक प्रक्रिया चलती है। धीरे धीरे उस रक्त को चढ़ाया जाता है। रक्त आदान के समय मरीज के शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं भी हो सकती है। अब देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त जब मरीज को चढ़ाया जाता है तो उसके शरीर में कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे क्या क्या हो सकता है, उसको बुखार आ सकती है, यथार्थ ज्वर आ सकता है, उसको ठंड लग सकती है, कपकपी हो सकती है, उसको सिर दर्द हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, उसका जी मिचला सकता है, उसकी हृदय गति में अनियमितता हो जाती है यानी हृदय तेजी से धड़कने लगता है या बहुत धीमी गति से धड़कने लगता है। तो ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं मरीज को हो सकती है। तो इन्हें रोकने के लिए जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक, वो उनको कुछ दवाइयाँ या औषधियाँ देते हैं, तो वो मरीज उससे उसकी प्रतिक्रियाएं ठीक हो जाती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया प्रक्रिया की। प्रक्रिया में 2 ही है, पहले रक्त का संग्रहण करेंगे और फिर मरीज को रक्त दे देंगे। तो क्या क्या ध्यान में रखेंगे वो हमने पढ़ लिया। अब आता है रक्तदान के प्रकार। देखो, रक्तदान के प्रकार कैसे होते हैं कि रक्त का जो आदान कर रहे हैं अपन, दे रहे हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो रक्त के स्रोत के आधार पर का मतलब है कि रक्त वो स्वयं का ही रक्त ले रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त ले रहा है, तो उसके आधार पर रक्तदान 2 प्रकार से होता है। पहले देखो समजात आदान, दूसरा होता है समजीवी आदान। समजात में देखो, समजात ऐसा आदान जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो वो जो रक्त होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति का ही रक्त होता है। तो जब किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त किसी मरीज को चढ़ाया जाता है तो वो आदान क्या कहलाता है, समजात आदान कहलाता है। मतलब अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त होता है, खुद का रक्त नहीं होता है। और दूसरा प्रकार होता है समजीवी देव। इसमें क्या होता है, ये खुद का ही रक्त होता है जो पहले कभी उन्होंने दिया होगा और वो वहाँ पर स्टोर किया हुआ, संग्रहित किया हुआ था, और उन्होंने अपना जो पहले कभी रक्त दिया था उसी रक्त को वो वापस ले लेते हैं। तो समजीवी आघात में क्या होता है, ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति द्वारा स्वयं का ही संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कभी कोई रक्तदान का कैंप लगाता है तो उसमें उन्होंने खुद का रक्त दिया था और जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने खुद के ही रक्त को उन्होंने ले लिया। तो ये सारी जानकारी हालांकि उनके पास होती है कि किसने रक्त दिया, कब दिया, किस तारीख को दिया, ये सारा उसमें रिकॉर्ड रहता है। तो समजीवी का मतलब ये है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं का ही संग्रहित रक्त का उपयोग किया
जाता है। तो ये दो तरह के रक्तदान हो गए, समजात और समजीवी। रक्तदान के समय बरती जाने वाली कौन सी सावधानियां हैं, देखो ये भी महत्वपूर्ण है कि जब अपन रक्तदान कर रहे हैं, रक्त को चढ़ा रहे हैं मरीज में, तो उसके समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले देखो, हमें रक्तदाता जो रक्त दिया है और जो मरीज है जो रक्त ले रहा है, उसके रक्त के रक्त समूह का और RH कारक का मिलान बहुत ही जरूरी है। दोनों का रक्त समूह मिलना चाहिए और दोनों का RH कारक भी मिलना चाहिए। और RH कारक में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, RH जो D है उसका हमें बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसका मिलान आवश्यक रूप से करना चाहिए। RH में कौन सा भी, RH D जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है, रक्तदाता के रक्त में रोग कारकों व हानिकारक तत्वों की जांच करनी चाहिए। रक्तदाता का जो रक्त दिया है जिसने, उसके रक्त की भली भांति जांच होनी चाहिए कि इसमें किसी तरह का कोई रोग कारक या हानिकारक तत्व नहीं हो, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि दाता के रक्त के संग्रहण के बाद उसको परिस्थितित भंडारण करना चाहिए, यानी उसको कम तापक्रम पर जरूर रखना चाहिए, वरना अगर उस थैली को बाहर रख दिया तो कुछ ही समय पश्चात सारा का सारा रक्त है वो खराब हो जाता है, इसलिए ऐसे रक्त का आदान संभव नहीं होगा। तो जैसे ही रक्त का संग्रहण किया, उसको जो स्पेशल फ्रिज बने होते हैं उस फ्रिज में उसको भंडारण कर लेना चाहिए। चौथी सावधानी क्या रखनी चाहिए, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण या खराब होने से बचाना चाहिए। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जो हमने रक्त का संग्रहण किया है वो खराब हो जाए, या उसमें कोई रोगाणु आ जाए, या उसमें कोई हानिकारक की पदार्थ मिल जाए। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। पांचवी सावधानी यह है कि रक्त का संग्रहण और आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को रक्त देते हैं तो वहाँ पर जो एक विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर्स की उपस्थिति में ही रक्तदान की प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह की रक्तदाता को या रक्त जो ले रहा है मरीज उसको कोई परेशानी होती है, कोई प्रतिक्रिया होती है उसके शरीर में, तो वो डॉक्टर्स चिकित्सक होते हैं वो उसका फटाफट इलाज कर सकें। तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर ये सावधानियां नहीं बरती जाती है, अगर रक्तदान के समय कोई सावधानी नहीं रखी गई तो क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो रक्तदान में असावधानी के कारण होने वाले रोग या संक्रमण क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह की कोई असावधानी रखी गई तो इसका परिणाम घातक हो सकता है मरीज के लिए। तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उस मरीज को जो रक्त ले रहा है उसको HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, ये एड्स वायरस के रूप हैं, तो उसको संक्रमण हो सकता है और उस मरीज को HIV यानी एड्स रोग हो सकता है। दूसरा है HTLV फर्स्ट, HTLV सेकंड, ये भी एक वायरस है। ये इस वायरस से जो हमारी टी लसिकाणु होते हैं उनका कैंसर जैसी रोग होता है। तो HTLV फर्स्ट, HTLV सेकंड जैसे भयंकर कैंसर जैसी बीमारी उस मरीज को हो सकती है। HIV फर्स्ट सेकंड हो सकता है, HTLV फर्स्ट सेकंड हो सकता है, और हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इसका उसको संक्रमण हो सकता है और उस मरीज का यकृत है वो बिल्कुल नष्ट हो सकता है। ये दोनों यकृत की बीमारियां हैं, तो ये उसका यकृत खराब हो जाएगा। तो इसकी पहले इससे भली भांति जांच की जाती है इन सब की, फिर भी कोई इस जांच में कोई लापरवाही बरती गई या सावधानी नहीं रखी गई तो उसे लेने वाले मरीज को ये रोग हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का संक्रमण हो सकता है उसको। क्रेयूट जफेल्ट्स जैकब रोग, ये रोग होता है क्रेयूट जफेल्ट जैकब रोग। ये दोनों वैज्ञानिक है, ये क्रेयूट जफेल्ट और जैकब, ये दोनों कौन है, ये डॉक्टर्स थे, ये वैज्ञानिक थे, डॉक्टर वैज्ञानिक। तो ये क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मतलब रोग की खोज को दिमाग का जो अपने मस्तिष्क होता है उस दिमाग का रोग है ये। तो क्रेयूट्जफेल्ड जैकब रोग में क्या होता है, दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, या हम कह सकते हैं जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये होता है कि जब ये दिमाग की रोग है, तो अगर ये कोई भी तरह की असावधानी रखी गई तो क्रेयूट्जफेल्ड जैकब रोग जो एक दिमाग की क्षमता को कम करता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसा रोग हो सकता है। तो ये हालांकि ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है इनके जिन्होंने इन रोग को खोजा
उसका नाम क्रेeutzfeldt जैकब रोग है। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखो HIV का पूरा नाम और HTLV का पूरा नाम। तो HIV का पूरा नाम देखो, इसका नाम है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब मानव, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का मतलब है कमी, और वायरस है। तो इसका पूरा नाम हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। या इसको हिंदी में याद करना हो तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। ये आपका हिंदी में कर सकते हो इसको याद, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का ये पूरा नाम है। इससे फिर क्या होता है, एड्स रोग होता है, जो कि जिसका कोई इलाज संभव नहीं होता है। ये कब हो सकता है, जब असुरक्षित रक्तदान किया जाए या रक्तदान में असावधानी बरती जाए। HTLV देखा हमने फर्स्ट सेकंड। तो HTLV क्या है, इसका पूरा नाम देखो, H से ह्यूमन, T से होता है टी, L से हो गया लिम्फोट्रोफिक वायरसेस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी T सेल होती है उसका ये एक डिजीज़ है, उसका एक रोग है। तो कैंसर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है उस व्यक्ति के अंदर। तो ह्यूमन T लिम्फोट्रोफिक वायरस, ये आप पूरा नाम याद रखिएगा, ह्यूमन T लिम्फोट्रोफिक वायरस, ये HTLV का पूरा नाम है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्न रखिएगा। तो यहाँ पर इस जो रक्तदान वाला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक 2 नंबर का, 1 नंबर का, या एक 3 नंबर का प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, अभी आपको बता दिया है कि आपको अगर पिछले अपने चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद में हम जो अपना लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है इस पार्ट में, फिर अपन जो लेसन नंबर 5 है वो शुरू करेंगे। तो इसके अंदर हम एक अंगदान और देहदान, ये एक अंतिम इस पार्ट का टॉपिक है जिसको अपन पढ़ेंगे, अंगदान व देहदान। मतलब जिस ज़रूरतमंद व्यक्ति को अंग की ज़रूरत है तो उसमें हम उसको अंग देते हैं ताकि उसका जीवन है वो सुरक्षित हो जाए, या वो तो अपना काम कर सकें, तो वो अंग दान दिया जाता है, या मृत्यु के पश्चात पूरा का पूरा शरीर ही दान में दे दिया जाता है। तो अपन इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, और इसके साथ हमारा जो चौथा चैप्टर वो भी फिनिश हो जाता है।